डीवी क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 16 आवर कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फीचर्स क्या है। सबसे पहले फीचर है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ इट्स यूनिकनेस। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, यूनिक है, सबसे बिल्कुल हटकर है, एक अनूठा कॉन्स्टिट्यूशन है। द बेस्ट फीचर ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वर मॉडिफाइड एंड अडेप्टेड टू आवर नीड्स एंड कंडीशन। द बेस्ट फीचर, जो पूरी दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके जो बेस्ट फीचर्स थे, यानी कि जो उनके अच्छे अच्छे चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी दुनिया के, वो हमने अपनाई है, मॉडिफाई की हैं और टू आवर नीड्स एंड कंडीशन, जैसी हमारी ज़रूरतें थी, जैसी हमारी कंडीशन थी, स्थिति थी, उसके अनुसार हमने उनमें सुधार किया है और उनको अपनाया है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड पॉइंट ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कम्बिनेशन है, बहुत से उसमें गुड पॉइंट्स हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया तो पूरी दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे अलग अलग देशों के, उनको अच्छे से पढ़ा गया, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली गई। ठीक है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कम्बिनेशन है गुड पॉइंट्स का, सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस की। एट द सेम टाइम द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल वर आल्सो नॉट इग्नोर्ड। और ये अच्छी अच्छी बातें तो हमारे उसमें अपनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर उसी समय मतलब साथ के साथ क्या जो हमारी नीड्स थी, ज़रूरतें थी या हमारी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी लोगों की, उनको भी इग्नोर नहीं किया गया, यानी कि उनको भी शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे क्या फीचर है, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथिएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और डिटेल में जो लिखा गया है वो इंडिया का ही है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स एंड हैज़ 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। इसमें इसको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 395 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड 2 years 11 months and 18 days to complete its final draft on November 26, 1949, but it was adopted and enforced on January 26, 1950। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इसने इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। ठीक है, इतना टाइम लगा। और ये जो ड्राफ्ट था, फाइनल ड्राफ्ट, ये बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। मगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कब किया गया, अडोप्ट और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। थर्ड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगली हमारी क्या है, इसकी फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, लिखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरी एक किताब है, इसको लिखा गया है। इट वाज ड्राफ्टेड एंड एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेशली इलेक्टेड फॉर दिस पर्पज़। इसको किसने ड्राफ्ट किया था और किसने इसको इनेक्ट किया था, किसने मतलब इसको आप कह सकते हैं लागू किया था, ये थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो इस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बनाई गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसने इसको ड्राफ्ट किया था और इनेक्ट किया था। इट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ इट्स ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो वो कौन थे, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और इसके जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो इसके चेयरमैन थे, और इनके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है हमारा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड का मतलब आप कह सकते हैं, अगर हिंदी में कहें तो कठोर भी है और मुलायम भी है, ठीक है। कठोर का मतलब ये इतनी जल्दी से नहीं बदला जा सकता, और फ्लेक्सिबल का मतलब है अगर इसमें सुधार की कहीं गुंजाइश है तो इसमें सुधार भी किया जा सकता है, यानी कि ये इनमें दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब जो इसमें संशोधन किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई नियम हटाना है, कोई कानून अगर ठीक नहीं लगता उसको हटाना है तो हटाया जा सकता है, अगर कोई नया कानून जोड़ना है तो जोड़ा जा सकता है। तो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन विच कैन नॉट बी अमेंडेड ईजिली। एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऑन द कंट्ररी ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ईजिली। और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको आसानी से अमेंड किया जा सकता है, आसानी से उसमें अगर थोड़ा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज़ स्टेबल एंड इज़ ए गारंटी अगेंस्ट हास्टी चेंजेस। जो स्ट्रेंथ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ताकत है, क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि ये स्टेबल होता है, ठीक है। और क्या है, ये गारंटी देता है कि इसमें जल्दी जल्दी चेंज नहीं होंगे, ये इसका फ़ायदा है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है तो उसमें कोई जल्दी जल्दी चेंज नहीं होंगे। ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और दूसरी तरफ जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है वो प्रगतिशील होती है, यानी कि समय के अनुसार उसमें चेंज लाए जा सकते हैं। देखो, क्योंकि बड़ी तेज़ी से समय बदल रहा है इसलिए नए नए नियम, नए नए कानून, ठीक है, लाने पड़ते हैं, उसके लिए फ्लेक्सिबल चाहिए हमें, ठीक है। तो हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जो अगर नेशन की हमने डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कीपिंग दिस इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों इसमें बातें शामिल हैं। इट इज़ नॉट ओनली ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट दैट इज़ ए फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बट आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सेक्रेट, एक पवित्र डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक फ्रेमवर्क है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कैसे चलेगी, लोकतांत्रिक जो शासन प्रशासन है वो कैसे चलेगा, वो इसको देखकर काम करेगा। बट आल्सो इंस्ट्रूमेंट दैट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन, मगर इसमें इतनी भी मतलब इसमें ये भी हमें दे रखा है कि इसमें जो मॉडिफिकेशन है, जो सुधार है, वो भी, उसके लिए भी इसमें जगह है, सुधार भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली देयर आर 3 मेथड ऑफ अमेंडमेंट। अब 3 मेथड ऑफ अमेंडमेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। 3 मेथड ऑफ अमेंडमेंट। अगर कोई नया नियम कानून हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना है या उसमें सुधार करना है, ठीक है, या फिर कोई नियम कानून हटाना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट कहते हैं उसको। किस तरह से अमेंडमेंट हम करेंगे, 3 प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान से देख लेना। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला मेथड है बाय सिंपल मेजोरिटी। सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ईजिली बी चेंज्ड बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा चेंज किया जा सकता है, ठीक है, कुछ है, सभी नहीं, कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिनको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा चेंज किया जा सकता है, विच मीन्स द बिल शुड बी अप्रूव्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमारे 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा। अगर किसी बिल को पास करना है, कोई सर्टेन बिल है,
उसको पास करना है, तो उस दिन जितने मेंबर हैं आए हैं, ठीक है, वो अगर उसके 50% वोटिंग मिल जाती है तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे हमारे लोकसभा है, लोकसभा में लगभग 543 है इस टाइम, ठीक है, मेंबर्स। चलो हम मान लेते हैं, मान लो 600 है, मान लो, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए। मान लो लोकसभा में हमारे 600 मेंबर्स हैं, ठीक है, 600 मेंबर्स हैं, तो अगर उस दिन मान लो, रोज तो आते नहीं सभी, ठीक है, उस दिन हाउस में है सिर्फ 400 मेंबर, ठीक है, और कोई बिल पास करना है सिंपल मेजोरिटी से, तो इसने क्या कहा है कि सिंपल बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 400 का, जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट है 400 का हाफ करो, कितना होगा 200, यानी कि 400 का हाफ होगा 200, ठीक है। ये हो गया 50%। सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50%। अगर 50% से ज़्यादा फेवर में वोट हो जाती है, जितने उस दिन मेंबर आए हैं, जैसे 400 मेंबर आए, 400 में से अगर 201 दे देते हैं फेवर में, किसी बिल की फेवर में, ठीक है, वोट दे देते हैं, तो ये वाले एक तरह के तो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50%। 50% से ज़्यादा अगर वोटिंग फेवर में हो जाए किसी बिल की, तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, जितने मेंबर उस दिन आए हैं, ठीक है, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। ठीक है, लोकसभा में जितने आए हैं उसका 50% से ज़्यादा, और राज्यसभा में जितने आए उसका 50% से ज़्यादा अगर वोटिंग मिल जाए तो सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाएगा। सेकंड है बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? द अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई अमेंडमेंट बिल है, किसी बिल में कोई किसी कानून में कुछ जोड़ना है, ठीक है, या घटाना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा लगेगा? बाय सिंपल मेजोरिटी लगेगा। और ये सिंपल मेजोरिटी में दो इसने दे रखे हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितनी मेंबरशिप है उसकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि 50% चाहिए उसका, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय दिस मेथड। और अधिकतर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट की जाती है वो इसी मेथड से की जाती है, बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब मैं एक बार आपको इसको समझा देता हूँ कि कैसे। मान लो कि लोकसभा में 600 मेंबर है, मान लो, वैसे 543 है, मान लो 600 मेंबर है, ठीक है, तो अगर सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना कोई, तो 600 का आधा कितना होगा? 300, ठीक है, तो इतने तो हमें चाहिए। पहला स्टेप ये है, यानी कि 300 से ज़्यादा तो चाहिए अगर 600 मेंबर है, ठीक है, 301, 302, 303, इस तरह से कम इतने तो चाहिए। दूसरा क्या? दूसरा उसने एक शर्त हो रखी है कि जितने मेंबर उस दिन आए हैं वो वोटिंग करेंगे। ठीक है, मान लो उस दिन मेंबर आए 360, 600 में से आए 360, ठीक है, और 360 मेंबर्स ने वोटिंग में, उस बिल की वोटिंग में भाग लिया है, तो उस दिन जितने मेंबर आए उसका, जितनों ने वोटिंग करी है उसका 2/3 करो, 2/3 करो, 360 का 2/3, तो कितना आया? 120, यानी कि 240। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। एक तो जितने टोटल मेंबर है उसका हमें 50% से ज़्यादा चाहिए, मोर देन 50%, और दूसरा उस दिन जितने मेंबर आए हैं उन्होंने वोटिंग की है, उस वोटिंग का 2/3 फेवर में होना चाहिए। अगर 360 बंदों ने वोटिंग की है, ठीक है, तो उसका 2/3 यानी कि 240 उस बिल के फेवर में वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, ये वाली और ये वाली। 50% से ज़्यादा टोटल जितने मेंबर हैं उसका 50% से ज़्यादा फेवर में, और जितने उस दिन आए हैं और वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका 2/3 वोट मिलनी चाहिए, यानी कि 2, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 600, ठीक है, टोटल है, और मान लो उस दिन आए हैं 360, मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया। ठीक है, तो ये थी स्पेशल मेजोरिटी से कोई अगर अमेंडमेंट करनी है। थर्ड है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, मान लो दोनों हाउस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी वो बिल पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। उससे आगे भी कुछ है, इट मे बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर
ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब देखो, मान लो कोई ऐसा नियम कानून है, ठीक है, ऐसा कोई अमेंडमेंट है जो किसी स्टेट से वो करता है, मतलब स्टेट से रिलेट करता है, मान लो किसी राज्य से संबंधित है, तो फिर एक तो उसको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा वो बिल, उसके बाद वो स्टेट्स में जाएगा। जैसे हमारी 28 स्टेट्स है मान लो, ठीक है, 28 स्टेट्स में भी वो वोटिंग करेंगे, उसमें भी 50% से ज़्यादा अगर उस फेवर में आती है स्टेट्स, मान लो 28 का आधा कितना आएगा, 14 आएगा, मान लो 15 वोट्स 15 स्टेट उसके फेवर में आ जाती है उस बिल के, तो फिर वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ उसी केस में होगा जब वो बिल स्टेट से संबंधित होगा। ठीक है, तो उसको दोनों चीज़ें चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और रेटिफिकेशन भी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है, वेन एवर द नीड वॉज फेल्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज suitably amended according to the relevant demand to achieve national goals or to eradicate certain evil practices। जब भी ऐसा महसूस किया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट डिमांड, कोई डिमांड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई हमने नेशनल गोल को अचीव करना है, ऐसी डिमांड है कोई, या फिर किसी बुराई को, कोई ऐसी इवल प्रैक्टिस है, किसी बुराई को हटाना है, उसके लिए जब भी महसूस किया जाता है, जब भी मतलब ज़रूरत होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है। एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, right to education, reservation of seats in the local self bodies for women are some example which prove that Indian constitution is dynamic। तो ये जितने भी हैं abolition of प्रीवी पर्स को हटाया गया था, नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन ये कानून बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन कानून बनाया गया था, रिजर्वेशन दी गई थी लोकल सेल्फ बॉडीज़ में वीमेन को। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे पता लगता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक है, वो गतिशील है। ठीक है, वो रिजिड नहीं है, उसमें चेंज होते रहते हैं समय के अनुसार। इट इज़ एन एम्पल प्रूफ ऑफ आवर कमिटमेंट टू ट्रांसफर इंडिया इंटू ए ट्रूली सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, और ये क्या है, ये जो हमने कमिटमेंट करी है उसका एक प्रूफ है कि हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं, एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बनाना चाहते हैं। डू यू नो में क्या है, अब प्रीवी पर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो ऊपर आया था। ठीक है, द किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स who merged them with India after independence were paid a fixed annual amount of money as a stipend. It was called privy purse। प्रीवी पर्स क्या था, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज चले गए थे, ठीक है, तो हमारा देश पूरा एक देश नहीं था, उसको जो अंग्रेज लोग थे उसमें हमारे देश में बहुत से ऐसे राजा थे, रजवाड़े थे, वो अलग अलग उनको दे के चले गए थे। ठीक है, मगर बाद में वो जो राजे रजवाड़े थे वो इंडिया के साथ मिल गए। ठीक है, तो इंडिया ने, जब वो इंडिया के साथ मिल गए तो इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्हें क्या दिया, कुछ फिक्स्ड एनुअल अमाउंट ऑफ मनी। उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार ने कहा कि आपको पूरे साल में कुछ सरकार की तरफ से मनी दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, इट वाज कॉल्ड प्रीवी पर्स, इसको प्रीवी पर्स कहा गया। मगर बाद में कुछ सालों के बाद इस जो ये पॉलिसी थी, ये जो कानून था, इसको ख़त्म कर दिया गया और उनका जो एनुअल अमाउंट जो उन्हें मिलता था फिर उन्हें मिलना बंद कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया। इंडिया के बारे में, इंडिया इज़ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सब बातों का क्या मतलब है अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। इंडिया इज़ ए सॉवरेन स्टेट बिकॉज द कंट्री इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। सॉवरेन स्टेट का मतलब है इंडिपेंडेंट स्टेट है हमारी, हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई
बाहर से कोई किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है, हम अपने देश को खुद चलाते हैं। इंटरनली वी आर फ्री टू टेक आवर डिसीजन, हम अपने डिसीजन, ठीक है, खुद लेते हैं। नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज और टर्म्स टू अस एंड नो बडी कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर। कोई भी देश हमारे ऊपर अपनी पॉलिसी नहीं लगा सकता, हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, यानी कि हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ, ठीक है। और कोई भी दूसरा देश जो है वो हमारे इंटरनल अफेयर है, जो हमारे आपसी कुछ भी हमारी जो घर की, मतलब हमारे जो देश की अंदरूनी जो बातें हैं उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेकंड है, देखो इसका मतलब था सॉवरेन स्टेट का मतलब, ये जो हमने बातें पढ़ी ये सारी उसमें आ जाएंगी। अब है सोशलिस्ट स्टेट क्या होता है। इंडिया इज सोशलिस्ट स्टेट बिकॉज सोशलिज्म इज़ वन ऑफ द नेशनल गोल टू बी अचीव्ड। क्योंकि सोशलिस्ट स्टेट ऐसे है क्योंकि हमने जो सोशलिज्म है वो हमारा एक नेशनल गोल है जिसको हमने अचीव करना है। दस इंडिया इज अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इज इन ऑल फॉर्म एंड विल ट्राई टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक जस्टिस विदाउट बीइंग अटैच टू एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। इस प्रकार जो हमारा देश है वो हर तरह के शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब ये यहाँ पे ये है कि जो हमारा देश है वो हर प्रकार के जो शोषण, किसी भी तरह का शोषण हो उसके विरुद्ध है। और हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक जस्टिस हो, यानी कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, आर्थिक तरक्की का अधिकार मिले, विदाउट बीइंग अटैच टू एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ठीक है। आगे है इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, ऑल रिलीजन इंजॉय इक्वल फ्रीडम। जितने भी हमारे देश में धर्म है उनको इक्वल फ्रीडम है, सबको स्वतंत्रता है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ ग्रांटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल राइट्स। और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दे रखा है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी मेथड से हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया इज डेमोक्रेटिक स्टेट। इसका मतलब क्या है, आवर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरिड आउट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चुनी गई है, लोगों के द्वारा चुनी गई है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरिड आउट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और जो हमारा शासन चला रहे हैं, हमारा जो देश चला रहे हैं, ठीक है, वो कौन चला रहा है, वो चला रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हमने चुना है, ठीक है। जैसे कि एमपी है, एमएलए है, ठीक है, ये लोग, इन लोगों को हमने चुना है और ये लोग सरकार बना रहे हैं, देश चला रहे हैं। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो कैसे चल रही है, कुछ बेसिक रूल को फॉलो करके वो चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट, आवर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, इज एन इलेक्टेड हेड फ्रॉम अमंगस्ट ऑफ द पीपल। जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक है क्योंकि जो हमारा हेड है, पूरे देश का जो हेड है वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। और उसको किसने चुना है, उसको हमने ही चुना है, वो हम में से ही कोई है, ठीक है, लोगों ने चुना है उसको भी। ऑन द अदर हैंड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए डेमोक्रेसी, इंग्लैंड इज नॉट ए रिपब्लिक बिकॉज इट्स हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी किंग क्वीन। और इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो इंग्लैंड है वो भी एक डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी लोग चुनते हैं सरकार को। मगर इंग्लैंड डेमोक्रेटिक कंट्री तो है मगर वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, किंग या क्वीन है, वहाँ पे हेरिडिटरी है, ये पोजीशन वहाँ पे क्या है, हेरिडिटरी है, यानी कि वहाँ पे राजा है, राजा का जो फिर पुत्र या जो भी कोई संतान होगी या उसके ख़ानदान में जो होगा वो आगे राजा बनेगा, फिर वो उसका
आगे कोई राजा बनेगा, फिर उसके बच्चे होंगे वो राजा बनेगा। यानी कि हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे क्या है, हेरिडिटरी है, वहाँ पे किंग या क्वीन है। वहाँ पे हमारी तरह प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति नहीं है जिसको लोग चुनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म उसकी क्या है, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट। हमारे सेंटर में केंद्र सरकार और हमारे राज्यों में क्या है, केंद्र में और राज्य में, यानी कि पूरे देश में और अलग अलग राज्यों में क्या क्या सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन फैक्ट वी अडोप्टेड द सिस्टम दिस सिस्टम और ब्रिटिश पैटर्न। और ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, ब्रिटिश पैटर्न से लिया है। इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक क्लोज रिलेशनशिप होती है किस किस के बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में होती है। ये जो आगे आने वाले चैप्टर आएंगे उसमें आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, जैसे कि मान लो एमपी है या एमएलए है, उससे फिर सरकार बनेगी। ठीक है, किसी एक दल की। फिर उसमें किसको चुना जाएगा, मिनिस्टर्स को चुना जाएगा। ठीक है, जो ये कामकाज चलाएंगे। इट होल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। और वो तब तक वो मंत्री बने रहेंगे जब तक उनको जो लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस रहेगा, यानी कि उनके फेवर में ज़्यादा, मतलब वो पार्टी ज़्यादा बड़ी रहेगी जिसकी सरकार है, जब तक उसके मेंबर्स का कॉन्फिडेंस, यानी कि लेजिस्लेचर को क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, जो हाउस का कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब तक वो क्या करेंगे भाई, होल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज, तब तक वो मिनिस्टर वगैरह बने रहेंगे। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेजिडेंट इन केस ऑफ इंडिया इज़ ए नॉमिनल हेड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द हेड ऑफ द स्टेट क्या है, प्रेजिडेंट है। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया में अगर कहें तो प्रेसिडेंट कौन है, हेड कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है, जो एक नॉमिनल हेड है। ऑल दो शी इंजॉय मैनी पावर, फिर भी उसकी बहुत सारी पावर है। बट इन प्रैक्टिस ऑल दीज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मगर जो एक्चुअल पावर है वो किसके पास है, एक्चुअल पावर किसके पास है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि जो एक्चुअल पावर किसके पास है, अगर अब की बात करें तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक्चुअल पावर उनके पास है। ठीक है, और जो उनके मंत्री हैं, ठीक है, उनके पास है। जो प्रेसिडेंट होता है हमारा वो नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल यानी कि हमने, आप कह सकते हैं उसकी इतनी पावर्स उसके पास नहीं होती, उसकी पावर्स का यूज़ कौन करता है, अधिकतर प्राइम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फेडरल एंड यूनिटरी। जो हमारा देश है वो फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। इसके बारे में समझ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरेशन इज रिटन एंड रिजिड एंड इट डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन है और रिजिड है, और क्या डिवाइड करता है पावर्स को किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में क्या करता है, पावर को डिवाइड करता है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्स द डिस्प्यूट। हमारे देश में क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो न्याय व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर नहीं है। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, उसकी व्याख्या करती है, और जितने भी झगड़े वगैरह होते हैं उसको डिस्प्यूट को सेटल करती है। अकॉर्डिंगली इंडिया हैज़ ए फेडरल सिस्टम बट विद ए डिफरेंस। हमारा जो देश है वो एक फेडरल सिस्टम है यहाँ पे, मगर फेडरल सिस्टम में भी एक डिफरेंस है, थोड़ा अलग तरह का फेडरल सिस्टम है। क्या है वो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हु विच इज़ आल्सो कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट इज सो पावरफुल दैट एट टाइम्स इट अपीयर्स that India is not really a federation but a unitary state। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो कभी कभी इतनी पावरफुल लगती है वो, यानी कि उसके पास ज़्यादा पावर है,
स्टेट जो गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा पावर है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो जो हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वो फेडरेशन, रियली ये फेडरेशन नहीं है बल्कि एक यूनिटरी स्टेट है, ठीक है। फेडरेशन का मतलब है पावर्स को बांट देना। जैसे हमारे कितने कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्य अपने आप काम करेंगे, उनको कुछ पावर्स दे रखी है, मगर फिर भी इसको तो कह देंगे फेडरेशन, मगर फिर भी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। इसलिए ये कहा गया है कि सच में एक फेडरेशन नहीं है बल्कि एक यूनिटरी स्टेट है हमारा इंडिया। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल फीचर्स ऑफ ए फेडरेशन कंबाइंड विद द एलिमेंट ऑफ यूनिटरी स्टेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें दोनों के गुण हैं, उसमें फेडरेशन के गुण भी हैं और यूनिटरी स्टेट के गुण भी हैं, दोनों उसमें शामिल किए गए हैं, एक कंबाइंड है, ठीक है। Some people describe India as a federation with a very strong central government, और कुछ लोग ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं इंडिया को कि यहाँ पे फेडरेशन है मगर यहाँ की जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत मजबूत है, ठीक है। फेडरेशन तो है मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज the right to vote was granted in 1950 to every citizen of India above the age of 21 years, but 61st amendment in 1988 lowered the age to 18 years। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, ये है राइट टू वोट, कि हमारे देश का हर एक नागरिक, ठीक है, ये 1950 में दिया गया था कि हमारे देश का हर एक नागरिक जिसकी उम्र 21 साल है वो वोट दे सकता है। ये 1950 की बात है, मगर बाद में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया इस लॉ में कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, 18 साल का कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। और अभी भी 18 साल ही एज है, आपकी एज भी जब 18 साल हो जाएगी तो आप भी वोट दे सकते हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये इसी के बारे में बात करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स that every citizen of India who is 18 year and above is entitled to vote in the election without any discrimination of caste, color, class, religion और gender। इसका मतलब ये है कि हमारे देश को जो भी नागरिक 18 या 18 साल से ज़्यादा है वो इलेक्शन में वोट दे सकता है बिना किसी भेदभाव के, कि उसके साथ कोई जाति का, कलर का, क्लास का, रिलीजन का या जेंडर का कोई भेदभाव किए बिना यदि वो 18 या 18 साल से ऊपर है तो वो इलेक्शन में वोट दे सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी विच इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो लॉ है वो इक्वालिटी पे बेस है कि सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में। दिस राइट अनेबल्स ऑल सिटीजन टू बी इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो राइट है ये हमें एनेबल करता है कि हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भी सिटीजन है, देश का नागरिक है, वो गवर्नेंस में भाग ले सके, शासन में भाग ले, किसके द्वारा, जो उसने इलेक्टेड, जो उसने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है उसके द्वारा वो सरकार में भाग ले सके, ठीक है। जैसे उसने MP MLA जो भी चुने हैं वो उसने ही चुने हैं, ठीक है, एक तरह की उसने ही सरकार बनाई है वोट देकर। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप। इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देयर इज़ डबल सिटीजनशिप। वहाँ पे अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है मगर हमारे यहाँ सिंगल है। एवरी अमेरिकन इज़ ए सिटीजन ऑफ हर हिज स्टेट एंड आल्सो ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। हर एक सिटीजन वहाँ का, अमेरिका का डबल सिटीजनशिप है, वो स्टेट का भी सिटीजन है और यूनाइटेड स्टेट का भी। देखो जैसे हमारे यहाँ पे हमारा देश है, हमने 28 स्टेट्स में बांट रखा है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह से, ठीक है। तो अमेरिका में भी ऐसी स्टेट्स में बांट रखा है। तो हमारे यहाँ तो जो सिंगल सिटीजनशिप है, जो बिहार का नागरिक है या उत्तर प्रदेश का नागरिक है, ठीक है,
उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो बिहार का नागरिक, बिहार में रहने वाला है, बिहार का नागरिक है, उसको हम अपने देश का नागरिक बोलेंगे। ठीक है, वो कहाँ का नागरिक है? हमारे देश का नागरिक है। ठीक है, इंडिया का नागरिक है। ठीक है, मगर अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे डबल है, वहाँ पे स्टेट का नागरिक भी है वो और पूरे देश का नागरिक भी है, डबल है वहाँ पे। इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। देयर फॉर एवरी इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर ही शी लिव्स इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसलिए हर एक इंडियन वो कहीं भी किसी भी प्लेस में रहता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का नागरिक है। देयर इज़ नो सिटीजनशिप इन द नेम ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट के नेम से उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द कंट्री। जो हमारे नागरिक हैं देश के, वो कहीं पर भी जाके क्या कर सकते हैं? नौकरी वगैरह कर सकते हैं। पीपल हु कॉल दैम पंजाबीज, मराठीज, गुजराती आर कॉल्ड सो बिकॉज दे स्पीक दीज लैंग्वेजेस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिटीजनशिप। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों को। ठीक है, बोलते हैं कुछ लोग कि ये मैं पंजाबी हूँ, मराठी हूँ, गुजराती हूँ, मगर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो सिर्फ जो वो लैंग्वेज बोलते हैं उसके आधार पे कह रहे हैं कि भाई वो पंजाबी लैंग्वेज बोलता है इसलिए पंजाबी है, गुजराती बोलता है तो गुजराती है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बेसिस पे उनको पंजाबी, मराठी या गुजराती नहीं बोला जाता, बल्कि जो वो भाषा बोलते हैं उसके आधार पर कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है जो हमारी, वो सिंगल इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंडिया हैज़ ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अनलाइक द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वी डू नॉट हैव सेपरेट फेडरल एंड स्टेट कोर्ट। जैसे अमेरिका में होता है, वहाँ पे जो स्टेट कोर्ट है वो अलग होती है, और जो यूनाइटेड स्टेट की जो स्टेट कोर्ट अलग होएगी, सेपरेट फेडरल एंड स्टेट कोर्ट। जो राज्यों की जो न्यायालय होगा, जुडिशियल सिस्टम होगा, वो अलग होगा, और जो पूरे देश का है वो अलग होगा। इन आवर कंट्री द एंटायर जुडिशरी इज़ वन हायरार्की ऑफ कोर्ट। और जो हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ पे क्या है? लेवल बने हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, जैसे मान लो उच्च न्यायालय है और एक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह से बटे हुए हैं। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में केस हार जाता है, ठीक है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट फॉर्म ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर विद जुरिडिक्शन ओवर ऑल लॉज। जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है हमारा, वो सिंगल इंटीग्रेटेड मतलब एक सिंगल सिस्टम जुडिशियल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जो जितने भी नियम कानून है उस पर फैसले सुनाता है। द हाई कोर्ट हैव द राइट टू सुपरविजन ओवर द सुबॉर्डिनेट कोर्ट। जो हाई कोर्ट होता है उसके नीचे जो कोर्ट होता है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट बोलेंगे उसको, उस पर वो क्या कर सकता है? उसकी वो सुपरविज़न कर सकता है, उसकी वो मतलब उसके जो फैसलों पर वो नज़र रख सकता है। इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। इंडिया में क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है। ठीक है, वो ना तो उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का दबाव है, ना ही लेजिस्लेचर का, यानी कि ना तो किसी मंत्री संतरी जो भी है उसका दबाव है, और ना ही जो MP MLA उनका कोई किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर। हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। द जजेस आर अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन बट दे कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। जो जजेस हैं उनकी जो सिलेक्शन होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो क्वालिफिकेशन के बेस पे होती है। ऐसे नहीं कि किसी की सिफारिश लग गई और जज बन गया। ठीक है, बट दे कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड बाय एग्जीक्यूटिव, और उनको आसानी से एग्जीक्यूटिव के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता, आसानी से उनको जजेस को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ आप ले सकते हैं, कोई सरकार है, किसी की सरकार है, सरकार उसको आसानी से हटा नहीं सकती। ठीक है, देयरफॉर ए सेट प्रोसीजर इज़ फॉलोड अबाउट विच यू विल रीड इन चैप्टर 20 ऑन जुडिशरी। और अगर उसको हटाना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो आप चैप्टर 20 में पढ़ोगे, जो जुडिशरी है उसका नाम। ठीक है, उसमें डिटेल से पढ़ोगे अगर किसी जज को हटाना तो कैसे हटाएंगे।
नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू इट्स सिटीजन एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टू द स्टेट। द फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या होती है? ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जो ये बताती है कि हमारे क्या, हमें मतलब जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारी सरकार है, स्टेट है, वो सिटीजन्स के लिए उनको क्या करना चाहिए और हमारे सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है। ये एक हमें आइडिया सा देती है, ठीक है, हमें बताती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। वी शैल बी लर्निंग अबाउट दीज वाइटल एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। और जो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से, जो आगे चैप्टर आएंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।